तो कैसे हैं सभी लोग। स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत, इसको स्टार्ट करेंगे एंड डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में। और प्रॉपर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल चलेंगे। है हिंदी के नोट्स बट चलेंगे बाइलिंगुअल कंप्लीट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर को एंड तक बने रहना एंड if you have benefit from this video, please like, share and subscribe, and you give me any suggestion about my improvement on this video. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जो अर्थव्यवस्था होती है, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत। अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत में देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। यह अध्ययन है कि लोग, व्यवसाय और सरकारें आवंटित संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं और सेवाएं कैसे उत्पादन और वितरण का उपभोग करते हैं। मतलब कि जो अर्थ लोग हैं वो व्यवसाय से, सरकारें हैं आवंटित संसाधनों का सरकारों द्वारा है ना उपयोग करके कैसे सेवाएं, उत्पादन और वितरण का उपभोग करते हैं, उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग, इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। विश्लेषण क्या करता है ये कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। तो प्रॉपर कहेगी प्रोडक्शन होता है ना, इट्स ओनली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स की, क्यों, किसके लिए, कैसे। ठीक है, तो वो सारा प्रोडक्शन का किस में आता है? अर्थशास्त्र में आता है। किस में आता है? अर्थशास्त्र में आता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। इफ अगर ये अर्थशास्त्र में आता है तो अर्थशास्त्र की शाखाएं देखेंगे कितने प्रकार का होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को व्यापक रूप से दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? समष्टि एंड व्यष्टि। ठीक है, कौन कौन सी? समष्टि एंड व्यष्टि में बांटा गया है इसको, अर्थशास्त्र को। और समष्टि क्या होती है, व्यष्टि क्या होती है, वो भी देखेंगे। तो समष्टि से देखो, दो चीज़ें हमको इनके नामों से ही पता चल रहा है। व्हाट इज समष्टि? समष्टि मतलब समस्त। समस्त का मतलब हो गया कि जिसमें हम क्या करें, ऑल चीज़ों की बात करें, यानी कि ब्रॉड लेवल पे। कौन से लेवल पे? ब्रॉड लेवल पे। ठीक है, और व्यष्टि, व्यष्टि मतलब क्या होगा? व्यष्टि का मतलब है व्यष्टि। व्यष्टि से समझ नहीं आ रहा? कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसको क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं हम उसको। तो व्यष्टि क्या हो गया? व्यष्टि हो गया एक छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, उसको बोलेंगे व्यष्टि। आ जाते हैं हम, इनके डिफरेंसेस देख लेंगे, उससे हमको ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो, सबसे पहला है दृष्टिकोण। तो देखो, समष्टि है वो एक ब्रॉड लेवल पे होता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी वगैरह। तो ऊपर से और नीचे पर इम्पैक्ट डालती है। जैसे कंप्लीट राष्ट्रीय आय कम हो गई तो हर आदमी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल पे ऊपर से नीचे की साइड डिपेंड करती है, इसलिए ये समस्त होती है। और जो व्यष्टि है वो ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि एक इंडिविजुअल से और ऊपर की ओर जाती है। जैसे मैं हूँ, मुझे मेरी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, और मेरे लिए डिमांड बढ़ गई मेरी। तो मेरी डिमांड बढ़ गई तो डिमांड जैसे मेरी थोड़ी पर्सनल बढ़ेगी, कोई चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और लोगों की बढ़ती जाएगी। अगर मैं कोई, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर होता है डिमांड का। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो क्या मतलब, जो ब्रॉड लेवल पे फैल जाएगी, तो जो नीचे से जा रही है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। देखो परिभाषा क्या है कि ये जो समष्टि होती है पूरी अर्थव्यवस्था का समग्र प्रदर्शन और व्यवहार पर केंद्रित है। एंड जो व्यष्टि होती है यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, फर्मों और व्यवसाय के कार्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो क्या आ गया, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, उपभोक्ताओं, फर्मों, व्यवसायों का कार्यों का अध्ययन करता है। फिर आ जाते हैं केंद्रित क्षेत्र। तो केंद्रित क्षेत्र कौन कौन से इनके, केंद्रित क्षेत्र कौन कौन से? तो देखो, देखेंगे केंद्रित क्षेत्र में कि सरकार और देश के जो व्यापक अर्थव्यवस्था, जैसे कुल मांग आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, वो किस में आते हैं? समष्टि में। व्यष्टि में जो व्यक्तिगत इकाइयाँ होती है, जैसे एक उपभोक्ता और एक कंपनी। ठीक है, फिर आता है दायरा। तो बड़े पैमाने पर होता है समष्टि का संपूर्ण अर्थव्यवस्था, और इसका छोटे पैमाने पर विशिष्ट क्षेत्र या फिर निजी क्षेत्र जिसको बोलते हैं। फिर देखते हैं समानता। तो क्या है कि जैसे पूरे जंगल में अध्ययन करना है हमको, उदाहरण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता। और जो व्यष्टि होता है उसमें क्या है, किसी विशेष पेड़ का अध्ययन करना है, जैसे सिनकोना का पेड़, इसके उपयोग। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये इंडिविजुअल और ये पूरा उसका
ब्रॉड लेवल। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे जीडीपी हो गया, समष्टि में आता है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, समष्टि। समष्टि यानी मतलब समझ रहे हो, समष्टि यानी मैक्रो और व्यष्टि यानी माइक्रो, ठीक है। तो किस में आता है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन? समष्टि में। वित्तीय नीति समष्टि में। राष्ट्रीय नेशनल इनकम समष्टि में। अनएम्प्लॉयमेंट समष्टि में, बेरोजगारी। अप्रत्यक्ष प्रभाव समष्टि में, ठीक है। तो ये सारी समष्टि में। जैसे व्यष्टि में कौन सा आएगा? व्यष्टि में आएगा विशिष्ट उत्पादों की मूल्य निर्धारण, हम किसका क्या मूल्य निर्धारण कर रहे हैं वो, ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार, किसी फर्म के लिए आपूर्ति और मांग, ठीक है। तो ये सारे क्या किस में आ गए? डिमांड और सप्लाई वाले सारे व्यष्टि में आ गए। अब देखते हैं एक चीज़ क्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो व्हाट इज अप्रत्यक्ष प्रभाव? अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? तो देखो, समष्टि अर्थशास्त्र होती है ना, उसमें अप्रत्यक्ष प्रभाव पर विचार किया जाता है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था के दुनिया के एक हिस्से में कोई घटना को दूसरी दूसरी को प्रभावित करती है तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष प्रभाव। अमेरिका में महामंदी पर अन्य देशों पर प्रभाव देखा गया था, और इसको प्रभाव को हम, जो ये इफेक्ट हुआ है वो हम अब रिसेंटली भी देख सकते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हुआ तो उसका प्रभाव कहाँ? पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा, ठीक है। क्राइसिस आ गए बहुत सारे। तो अब ये जो प्रभाव है, जो ये इफेक्ट पड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ये किसके अंदर आएगा? ब्रॉड लेवल पे आएगा। मतलब ये किसके अंदर आएगा? मैक्रो के अंदर, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आएगा। और अगर ये मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है तो क्या हो गया? ये अप्रत्यक्ष प्रभाव, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? इम्प्लिसिट इफेक्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के जनक और प्रमुख सिद्धांत। तो देखो, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो देखो, सबसे पहले देखते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि जो है ना, व्यष्टि यानी माइक्रो, उसके जनक है एडम स्मिथ, ठीक है। और इनको आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। तो देखो, भूमिका क्या है कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, ठीक है। यही इनको है ना, अभी मैंने बताया। इनका मुख्य कार्य क्या है? इनकी जो एक बुक है द वेल्थ ऑफ द नेशन, इसका पूरा नाम तो ये है बट ये याद नहीं रहती है, तो आप याद रखोगे वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। द वेल्थ ऑफ द नेशन बोलते हैं इसको। इनके नाम से जाना जाता है। 1776 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इनकी मुख्य अवधारणा क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर व्यक्ति है अपने स्वार्थ, यानी अपने स्वार्थ, एनिमल स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट को क्या बोलते हैं? अपने स्वार्थ के लिए पीछा करे, खुद के ही स्वार्थ का पीछा करे, तो अर्थव्यवस्था को लाभ होता ही होता है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने स्वार्थ का पीछा कर रहा हूँ। जैसे मेरे को कोई भी पर्सनल चीज़ की आवश्यकता है तो मेरा स्वार्थ है उसमें, तो मैं जाऊँगा उसको खरीदने। तो कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था में काम कर रहा है ना, कर रहा है। तो बस, तो अर्थ अपने स्वार्थ को फॉलो करने वाले जो होते हैं ना, मतलब जो करता है व्यक्ति अगर करे, तो उसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था को लाभ होता ही होता है, ठीक है। अब एक होते हैं इनविजिबल हैंड, जैसी चीज़ होती है। क्या होती है इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ? क्या एक रूपक है जो उन अदृश्य शक्तियों जैसे मांग, आपूर्ति की बाजार शक्तियों का वर्णन करता है। सरकार के हस्तक्षेप के बिना मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को कुशलता की ओर ले जाता है। कैसे? कि अदृश्य हाथ मतलब है कि अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे मांग है, आपूर्ति है, इन शक्तियों का वर्णन करता है। कैसे? कि जो सरकार है वो क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। किसमें? सर, कोई भी काम होता है आजकल करती है। तो क्या है कि जो अदृश्य हाथ होता है ना, ये क्या करता है? बिना सरकार के हस्तक्षेप के जो मुक्त बाजार होता है उसकी अर्थव्यवस्था को कुशलता की ओर ले जाता है, यानी कि उसको कुशल बना देता है। जो मुक्त बाजार होता है, मुक्त बाजार मतलब निजी बाजार एक तरीके का, जिस पे गवर्नमेंट का कोई अधिकार ना हो, ऐसे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अहस्तक्षेप नीति। देखो, अहस्तक्षेप नीति का मतलब क्या है? ये कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो जिसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो, जिसे बाजार क्या है स्वतंत्र रूप से संचालित हो सके, ठीक है। अब देखो, तीन लोग थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले थे जॉन मेनार्ड किन्स, इनको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम अधिकांश निर्णय निर्णय है जो एनिमल स्पिरिट यानी पशु आत्माओं के परिणाम स्वरूप लिए जाते हैं, हमारे जो लिए जाते हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं आधे से ज़्यादा निर्णय। फिर है पशु आत्माओं के प्रबंधन के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होती है। किसकी? सरकार की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता किस लिए होती है? पशु आत्माओं के प्रबंधन के लिए, ठीक है। रॉबर्ट जे शिलर कौन है? इन्होंने दी थी ये। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने 1991 में जो एलपीजी सुधार हुआ था उसमें क्या थे? वित्त मंत्री थे। और तो फिर वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर।
तो फिर वो कौन थे राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री, सॉरी, तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, आ जाते हैं फिर हम। अब देखो अल्फ्रेड मार्शल इनको सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जनक माना जाता है, बट अगर एग्जाम में आ जाता है दोनों आए तो क्या लिखेंगे, एडम स्मिथ। और अगर सिर्फ सिर्फ अल्फ्रेड मार्शल आए तो क्या लिखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो। फिर आ जाते हैं हम जॉन मेनार्ड किन्स की, जो किसके हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है, जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, इन्होंने क्या है कि भूमिका क्या है इनकी, कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, कैसे हैं, ब्रिटिश, जिनके क्या है सिद्धांतों के अमेरिका को महामंदी से उबरने की मदद की थी। अमेरिका को महामंदी आई थी, उससे उबरने में मदद की थी। मंदी क्या होता है, मंदी में होता है जब रुपया होता है ना, जो करेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पब्लिक के पास में, और पब्लिक के पास ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती, महंगाई तो बढ़ेगी खैर, तो एक तरीके से मंदी बोलते हैं उसको। तो देखो प्रमुख कार्य क्या था इनका, इन्होंने दी एक बुक लिखी थी, कौन सी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है, जो 1936 में क्या हुई, प्रकाशित हुई। ठीक है, प्रसंग क्या है कि इन्होंने क्या है, इनके सिद्धांत थे 1929 की महामंदी के जवाब में, 29 में जो मंदी आई थी महामंदी अमेरिका में, उसके जवाब में जो आर्थिक मंदी थी, तो अवमूल्यन और उच्च बेरोजगारी हो गई थी ना। अवमूल्यन मतलब क्या होता है कि रुपये का महत्व घट गया था। कैसे, अब जैसे एक मजदूर आदमी है, कोई भी है, मतलब एक्सेट्रा, जिसके पास मान लो पहले पैसा नहीं था, अब उसके पास पैसा है, जैसे किसान हो गया, किसान के पास पैसा है, पैसा आ गया तो वो किसान खेती करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। अगर उसने खेती करना छोड़ दिया तो क्या हो गया, अब ऐसे सभी के पास, अगर जैसे गवर्नमेंट, इसीलिए इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट, इसीलिए अपने ऊपर ऋण रखती है, इसीलिए लोग, गवर्नमेंट अपने जो देश ऋण है होता है गवर्नमेंट के पास, उसके बाद भी वो अपने नोट क्यों नहीं छापती है, जबकि उनके पास मशीन्स होती है, बिकॉज ऑफ कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा पैसा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, कहाँ, देश के अंदर, तो क्या होगा कि हर आम आदमी के पास ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा, तो पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो गई रुपए की वैल्यू, तो क्या होगा, अवमूल्यन हो जाएगा, यानी कि रुपया का महत्व घट जाएगा। और अगर महत्व घट गया तो हर आदमी के पास क्या हो जाएगा, रुपया से रुपया हो जाएगा, रुपया होगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, ना ही उतना क्या होगा, प्रोडक्शन होगा देश के अंदर, क्योंकि हर आदमी के पास पैसा है तो कौन काम करना चाहेगा। तो इसलिए क्या हुआ उस समय जब वहाँ महामंदी आई थी, अब तो अवमूल्यन और उच्च बेरोजगारी की गंभीर अवधि में इन्होंने क्या है, शेयर बाजार भी ध्वस्त होने शुरू हो गए, तो उन्होंने उसमें, इनकी जो बुक थी उसने मदद किया कि इन्होंने, तो क्या है कि सख्त हस्तक्षेप नीति दृष्टिकोण के विपरीत, जो सख्त हस्तक्षेप होता है ना, उस वो नीति थी, उसके विपरीत इन्होंने क्या किया, आर्थिक मंदी के दौरान एनिमल स्पिरिट को प्रबंधित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, ये इन्होंने बोला। ठीक है, फिर देखो रॉबर्ट जे शिलर और मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने भी पुनर्जीवित करने के में करने के लिए इसका उल्लेख किया है कि अर्थव्यवस्था को अगर पुनर्जीवित करना हो तो। अब आ जाते हैं हम, आर्थिक प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती है। देखो आर्थिक प्रणालियाँ होती है 3 टाइप्स, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी प्राइवेट सेक्टर, समाजवादी पब्लिक और पब्लिक इकोनॉमी, एंड मिश्रित जो दोनों का मिक्सचर हो। अब देखेंगे किस किस में कैसी होती है। तो देखो आ जाते हैं बेस, देखो स्वामित्व यानी कि अधिकार। तो देखो पूंजीवादी में तो निजी होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर का होता है अधिकार, है ना। समाजवादी में किसका होता है, समाज का या गवर्नमेंट का होता है। और मिश्रित में क्या होता है, दोनों का होता है। ठीक है, फिर आर्थिक उद्देश्य, अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर है उसका तो मेन मोटिव ही यही रहता है कि मेरे को हो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, समाजवादी होता है उसमें क्या होती है, सामाजिक कल्याण की भावना होती है। और मिश्रित में क्या होती है, दोनों। ठीक है, फिर है गवर्नमेंट की भूमिका। गवर्नमेंट की भूमिका क्या रहती है, कोई भूमिका नहीं होती गवर्नमेंट की पूंजीवादी में, प्राइवेट में। और समाजवादी में पूरी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का समाजवादी गवर्नमेंट के सही रिलेट करता है ज़्यादा। और जो मिश्रित होती है इसमें गवर्नमेंट की क्या होती है, सीमित होती है, कुछ कुछ जगहों पर होती है। जैसे 60-40 वाला रेशो पढ़ा होगा आपने, कि काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर है वो 60-40 के हिसाब से दिए जाते हैं, 60% गवर्नमेंट एंड 40% प्राइवेट सेक्टर। तो उनकी लिमिटेशन होती है कुछ उसमें। ठीक है, आय वितरण देखेंगे तो इसमें तो असमान होता है, किसी को कैसे भी दिया जा सकता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर वाला है, वो मैनेजर को अपने हिसाब से देगा, सबको अपने हिसाब से देगा वो। और जो गवर्नमेंट होता है ना, वो समान होता है, जिस मैनेजर के लिए जितनी मिल रही है उसके अगले वाले को उतनी ही मिलेगी जो गवर्नमेंट ने तय किया है, यानी कि समान आय वितरण होता है। इनकम इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, समान है, किसमें, समाजवादी में। और
मिश्रित में कम असमान होता है, मतलब होता तो है असमान बट वो कम होता है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता, तो देखो फ्रीडम जो जो क्या है कि ये रहती है ना, फ्रीडम रहती है आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से फ्रीडम होती है वो इसमें पूर्ण रहती है, किसमें, पब्लिक में, यानी कंप्लीट फ्रीडम है, कुछ भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, कुछ भी आप सेल कर सकते हो। बट जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें अभाव होता है, उसमें जो गवर्नमेंट ने तय किया है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री लगाई, तो गवर्नमेंट ही तय करेगी कि फैक्ट्री है वो कितनी चलेगी, मतलब एक तरीके से फैक्ट्री है वो कितना, क्या तो प्रोडक्शन करेगी और क्या सेल करेगी वो फैक्ट्री, और कितना कहाँ एक्सपोर्ट करेगी कितना इम्पोर्ट, वो गवर्नमेंट है। तो इसमें स्वतंत्रता नहीं है, बस आपको काम करते रहना, ठीक है। इसमें सीमित स्वतंत्रता होती है, होती तो है बट सीमित होती है मिश्रित में। उदाहरण देखेंगे, देखो यूएसए में कौन सी है, पूंजीवादी है, क्योंकि यूएसए ने अपना जितना भी गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट किया हुआ है उसने, यूएसए ने, ठीक है। यूएसए में कंट्री का खुद का कुछ भी नहीं है, सब प्राइवेट है। फिर जो समाजवादी है ना, वो किसकी है, यूएसएसआर, सोवियत संघ की और उत्तर कोरिया की, वहाँ मतलब पूरा गवर्नमेंट का अधिकार है हर चीज़ पे, नॉर्थ कोरिया में और यूएसए, यूएसएसआर यानी कि जो यूरोपीय संघ है ना उसमें। और जो मिश्रित है वो किसमें, भारत में, क्योंकि भारत में गवर्नमेंट बॉडीज़ भी है, गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट का भी है। प्राइवेट सेक्टर कैसे, जैसे देखो गवर्नमेंट ने टेलीकॉम प्राइवेट कर रखा है, प्राइवेट में भी है और इसमें गवर्नमेंट का भी है। जैसे रेलवेज़ है, रेलवे प्राइवेट में भी दिया हुआ है और खुद ने गवर्नमेंट में भी लिया हुआ है, ठीक है। एयरपोर्ट्स है, काफ़ी प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं और गवर्नमेंट में भी लिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आ जाता है लाइसेंस राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो इसमें से ही बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सुधार, भूमि भारतीय अर्थव्यवस्था और सुधार, ठीक है। तो 1991 में आया था, इसमें क्या था, लाइसेंस राज। पहले क्या था कि 1991 से पहले भारत में परमिट राज था। परमिट राज मतलब जहाँ किसी को भी जैसे व्यवसाय वगैरह डालना हो, किसी को भी तो मंजूरी चाहिए थी गवर्नमेंट की, है ना। और उसमें क्या था कि लाल फीताशाही यानी ब्यूरोक्रेसी थी, यानी ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो संभालते थे सारी चीज़ों को, और इससे क्या डेवलपमेंट क्या था, स्लो था बहुत। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट यानी देश के ऊपर जो भारत है उसके ऊपर आया बीओपी, बैलेंस पेमेंट, बीओपी संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, भुगतान संतुलन संकट, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि क्राइसिस आए, तो उसकी वजह से क्या है, सामना करना पड़ा। विदेशी जो मुद्रा भंडार था वो समाप्त हो गया। गवर्नमेंट, ऐसा माना जाता है कि 7 दिन के देश चलाने का पैसा बचा था इंडिया के अंदर। तब क्या क्या, मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे, कौन क्या थे, वित्त मंत्री, तो उन्होंने क्या किया, एलपीजी सुधार लेके आया 1991 में इस संकट से उबरने के लिए। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्रो और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किसने किया, पीवी नरसिम्हा राव पीएम एंड वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने, इन्होंने क्या किया, सुधारों में व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। तो ऐसे हमने किया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, वस्तु को वर्गीकरण कैसे किया जाता है, 2 मानदंड है, बहिष्करण नीतियाँ और प्रतिस्पर्धात्मकता। अब देखो देखो इसको है ना अच्छे से समझना, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या है कि बहिष्करणीय तो मतलब क्या होता है, बहिष्करण यानी कि किसी व्यक्ति को रोकना, बहिष्कार कर देते हैं उसका, जिससे भुगतान नहीं किया हो वह इस वस्तु को उपयोग ना कर सके, ठीक है, तो बहिष्कार कर। अब देखो इसमें दो चीज़ होती है, एक तो वस्तु होती है बहिष्कृत और एक होती है गैर बहिष्कृत। तो देखो बहिष्कृत में क्या है कि इसका उपयोग करने के लिए आपको भुगतान करना होगा, करना ही पड़ेगा भुगतान बहिष्कृत वस्तुओं को, जैसे टिकट खरीदना, है ना। और जो गैर बहिष्कृत है, इसको उपयोग करने के लिए आप रोक नहीं सकते हो, कि जैसे हवा, मुफ्त मुफ्त जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनके लिए, है ना, आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब इनका क्या है, भुगतान करना हो सकता है हो, बट इनके लिए रोका नहीं जा सकता है। उसके बाद देखते हैं प्रतिस्पर्धात्मकता। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब एक व्यक्ति अगर खपत करेगा इसकी, यानी कंजम्पशन एक करेगा, तो दूसरे के लिए उसकी क्या होगी, उपलब्धता, या फिर उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दूसरे के लिए, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की होती है प्रतिस्पर्धी। यदि मैं इसको उपयोग करता हूँ, मैं अगर किसी चीज़ को उपयोग, जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास एक एप्पल है, तो अगर मैंने किसी चीज़ का उपयोग किया तो क्या है, दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा, कम उपलब्धता कम कर देगा, ठीक है। जैसे मैं ये देखो, जैसे ऐसे समझेंगे कि मेरे पास क्या थी, मैं लेके आया बाज़ार से, क्या लेके आया, कचौरी लेके आया। अब मैंने क्या किया, मेरे साथ में
2 लोग और भी थे जिनको खानी थी। मैंने क्या किया, उन दोनों की कचौरी, मैंने एक कचौरी खा ली, फिर उनकी भी खा ली। तो क्या हुआ कि मेरे ज़्यादा कंजम्पशन से क्या हुआ, उनके लिए उपलब्धता क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्पर्धात्मक। जैसे सेब खाना, सीमित संस्करण की कार खरीदना, है ना। अब जैसे गैर प्रतिस्पर्धी, कि मेरा उपयोग प्रभाव, देखो अब जैसे गैर प्रतिस्पर्धी में, 1 मिनट रुकिए, गैर प्रतिस्पर्धी में समझ में आया कि मैं अगर उपयोग करूँगा, अगर मैं उपयोग करता हूँ तो क्या है कि उससे दूसरे के कंजम्पशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपलब्धता उसकी कम नहीं होगी। जैसे सूर्यास्त देख रहा हूँ तो दूसरा भी देख सकता है, क्या कम हो जाएगा, नहीं। तो इस तरीके से, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो इसमें 4 प्रकार आते हैं, वस्तु 4 प्रकार की होती है इसमें, ठीक है। कौन कौन सी होती है, इनके देखो, इन क्राइटेरियाज के ऊपर ही ऐसी वस्तु बनाई गई है 4 प्रकार की, ठीक है। तो देखेंगे कि देखो 4 प्रकार में कौन कौन सी है। पहली है, देखो प्रतिस्पर्धी वस्तुएं। देखो प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी है, और वो भी बहिष्कृत। देखो तो निजी वस्तुएं कौन सी होती है, अगर जैसे निजी वस्तु है तो वो क्या होती है, बहिष्कृत करनी होगी, प्रतिस्पर्धी वस्तु होती है। कैसे, कि देखो अगर भुगतान किया गया है ना, और भुगतान करूँगा, भुगतान करना है, भुगतान किया है मैंने, उसके बाद भी उपभोग से आपूर्ति क्या होगी, कम होगी। समझे, क्योंकि प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या हो गया कि भुगतान करना पड़ेगा, और जो बहिष्कृत मतलब कि मेरे उपभोग से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठीक है, तो इनको बोलते हैं निजी वस्तु, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, कारें हैं, पार्किंग स्थान है। आपके समझ में आ गया होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी क्लब वस्तुएं। तो क्लब वस्तुएं कैसी होती हैं, गैर प्रतिस्पर्धी और कौन सी, बहिष्कृत। कैसे, कि मुझे गैर प्रतिस्पर्धी का मतलब कैसे, मुझे भुगतान उसका करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सॉरी, भुगतान तो किया गया है ना, भुगतान किया गया है, मैंने किया है उसका भुगतान, लेकिन बिना कमी के साथ साझा किया गया है। मतलब कैसे, कि जैसे भुगतान कर लिया तो उसका साझा किया जा सकता है, बिना उसकी कोई कमी नहीं होगी उसके भुगतान करने से, है ना। तो उसकी क्या होगी, कोई कमी नहीं होगी, तो इसलिए साझा किया गया। जैसे उदाहरण है, सिनेमा है, निजी पार्क है, सैटेलाइट है, नेटफ्लिक्स की सदस्यता है। इससे दूसरे के कंजम्पशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लिए उपलब्धता उसकी कम नहीं होगी। अगर कोई चीज़ क्या किया, भुगतान करके अगर मैं यूज़ ले रहा हूँ, काम में ले रहा हूँ, तो कंजम्पशन कर रहा हूँ, तो समझे। फिर नेक्स्ट आती है सामान्य पूल संसाधन। तो सामान्य पूल संसाधन क्या होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है कि पहुंचने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे को कोई भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भुगतान नहीं करना मेरे को। बट क्या, कि अगर मैं उसकी आपूर्ति, मतलब मैं अगर उसका कंजम्पशन करूँगा, बिकॉज कंजम्पशन करूँगा तो क्या होगा, तो होगा कि दूसरे के लिए वो कम हो जाएंगी, ठीक है। खतरा है, जैसे समुद्र में मछली का भंडार है, मेरे को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए, बट अगर मैं करूँगा तो समुद्र में मछली खत्म हो जाएगी दूसरे के लिए। जंगल में लकड़ी या कोयला है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब देखो, सबसे तगड़ी होती है सार्वजनिक वस्तुएं, जिनमें है ना सबसे फ्रीली है। इनमें ना तो हमें कोई भुगतान करना होता है, और ना ही हमारे कंजम्पशन से किसी और के लिए बंद होती है, मतलब कम होती है, ठीक है। ध्यान समझे, तो इसमें देखो राष्ट्रीय रक्षा, अगर डिफेंस है तो वो नहीं होगा, ठीक है। वायु है, स्ट्रीट लाइट है, फ्री टीवी है, ये सब किस में आती है, सार्वजनिक वस्तुओं में, ठीक है। तो ठीक है, हम समझ गए ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखो ईजी है, इसमें कोई ऐसा कुछ वो है भी नहीं। देखो अवसर लागत क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट। तो अवसर लागत क्या है, एक लागत का मतलब क्या है, कोई चीज़ हम, लागत यानी क्या होती है, लागत मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी किसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस होती है उसकी कुछ ना कुछ, यानी कि भाई हमने इतने में खरीदा। तो इसी तरीके से अवसर लागत को समझेंगे कि लागत यानी अवसर, कोई भी अवसर लेने की जो लागत लगती है ना, वो बोलते हैं अवसर लागत। कैसे, कि हमारा हमने कोई विकल्प लेना है हमको, सर्वोत्तम विकल्प के लिए, जैसे हमने कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ क्या है हमको चाहिए, तो उसके लिए हमने जिस दूसरी चीज़ को त्याग दिया ना, वो हमारे लिए वो चीज़ अवसर लागत हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि मुझे बैट लेना था, तो पापा ने ऐसे बोला कि बैट तो नहीं, बैट की जगह तू एक काम कर, क्या, बैट बैट मत ले, तेरे को क्या दिला दूंगा, लैपटॉप दिला दूंगा, ये दिला दूँ। तो मैंने क्या किया, नहीं मुझे तो बैट ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो लैपटॉप हो गया वो क्या हो गया, अवसर लागत हो गया। अवसर लागत मतलब कि मैंने क्या किया कि बैट के लिए इसको त्यागा ना, तो ये मेरी क्या हो गई, अवसर लागत हो गई, ठीक है। अब देखो सूर्य है ना, कोई अवसर लागत नहीं, क्योंकि सूर्य की रोशनी के लिए हमको क्या है,
क्या है, सूर्य के प्रकाश के लिए कोई हमको क्या है, कोई कुछ किसी भी चीज़ को त्यागना नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है मुफ्त सवार समस्या। मुफ्त सवार समस्या क्या होती है? सार्वजनिक वस्तु के साथ एक चुनौती जहां लोग बिना कोई भुगतान के लाभ उठाते हैं, जैसे सड़क की रोशनी उपयोग करना बिना कर चुका है, ठीक है, समझ गए। तो जो सार्वजनिक वस्तु के साथ एक चुनौती है जहां लोग बिना भुगतान के लाभ उठाते हैं, जैसे सड़क की रोशनी, वो क्या होती है? मुफ्त सवार, यानी कि इसमें कोई भी हमको पेमेंट नहीं करना है। देखो, अर्थव्यवस्था क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, और 1991 से दो जगह से पूछ जाते हैं आपको क्वेश्चन। तो आ जाते हैं, तीन प्रकार के होते थे पहले, अब है 5 टोटल, ठीक है। तीन कौन कौन से? पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब आ जाते हैं, और दो हैं उनको लास्ट में देखेंगे। तो पहले क्या है? पहला है प्राथमिक, यानी इसको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स, यानी मजदूरी के जैसे समझ सकते हैं हम लोग, है ना इसको। तो रेड कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? गतिविधियों जो सीधे एनवायरनमेंट से, पर्यावरण, प्रकृति पर निर्भर है ना। कैसे कि जैसे कृषि हो गया, मछली पकड़ना हो गया, शिकार, वन्य संसाधन, खान पान, ये सब क्या है? प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोजगार है ना, एम्प्लॉयमेंट है, वो प्राथमिक प्राइमरी के अंदर है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम, ठीक है। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी ब्लू कॉलर जॉब्स। इसमें क्या होता है? जो कच्चा माल होता है उसको जो मूल्यवान उत्पादों में बदलते हैं हम, जो कच्चा माल है उसको मूल्यवान उत्पादों में बदलते हैं, और जिसे बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, इसको, है ना। तो निर्माण और निर्माण कार्य जैसे बिजली का उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, ये क्या है? ये सब किसके हैं? द्वितीय क्षेत्र के, समझे। अब स्थिति औद्योगिक देशों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जैसे चीन की क्या है? चीन की बैकबोन है क्या? सेकेंडरी सेक्टर। भारत में इसका कोई विकास पूर्ण तरह से विकसित नहीं हुआ है, और हमने क्या किया? हमने, है ना, सीधा क्या किया, छोड़कर सीधे थर्ड सेक्टर, यानी सेवा जो सेक्टर था उसमें छलांग लगा दी हमने, समझे। सेवा सेवा सेक्टर क्या होता है? पहले समझते हैं कि व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है, इसमें क्या, सेवा क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसमें सामान के बजाय अमूर्त वस्तु होती है, मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता, जैसे बैंकिंग है, हम इसको छू सकते हैं नहीं, बट ये सेवा है, हमको पता है कि सेवा है। परिवहन को छू सकते हैं, परिवहन के साधन को छुआ जा सकता है जिसके द्वारा परिवहन किया जा रहा है, परिवहन को नहीं छुआ जा सकता। शिक्षण है, तो ये सब क्या है? अमूर्त वस्तु होती है, यानी इनको छुआ नहीं जा सकता, समझे। फिर नहीं छुआ जा सकता, तो क्या है कि अमूर्त होती है ना। और हमने गवर्नमेंट जो देश के, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान कौन से सेक्टर का है? तृतीयक का, ध्यान रखेंगे, टर्शरी का, ठीक है। फिर आ जाते हैं टर्शरी के ही, है ना, को सेक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं देखेंगे। तो देखो, टर्शरी को क्या बोलते हैं? सेवा, ज्ञान क्षेत्र और विशेषज्ञता के स्तर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है चतुर्थक, और दूसरा है पंचमक, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वीनरी। तो देखो, ज्ञान आधारित चतुर्थक है, वो ज्ञान आधारित है, इसमें क्या है? बौद्धिक सेवाएं हैं, गतिविधियां हैं, इसको ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है, बौद्धिक सेवाओं पर केंद्रित होता है, ठीक है। जैसे आईटी पेशेवर हो गए, अनुसंधान और विकास हो गए, सलाह हो। अब जैसे मैं पूछता हूँ डीआरडीओ किस में आएगा, तो डीआरडीओ आएगा चतुर्थक में। जैसे मैं पूछता हूँ डीआरडीओ इसमें आएगा। जैसे मैं पूछता हूँ कि आईएमएफ किस में आएगा, आईएमएफ चतुर्थ। मैं पूछता हूँ कि एसबीआई किस में आएगा, एसबीआई में तृतीयक में आएगा, समझे। आएगा तो इसी में ज्ञान क्षेत्र, ठीक है, इस टाइप के, है ना। फिर आ जाते हैं हम लोग पंचमक क्षेत्र में। पंचमक क्षेत्र क्या होते हैं? परिभाषा क्या है इनकी? निर्णय लेने और नीति निर्माण का उच्चतम स्तर है क्या? पंचमक क्षेत्र। उदाहरण देखेंगे कि जो निर्णय लेने वाले, ठीक है, जो निर्णय लेते हैं, उच्च सरकारी अधिकारी जितने भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, कौन? जैसे हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो सीईओ हो गए, अनुसंधान वैज्ञानिक हो गए, नीति निर्माता हो गए, ये सब किस में आएंगे? पंचमक क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो 2011, देखो लास्ट ईयर है जब हमें ना 2011 की जनसंख्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनगणना पढ़ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से 2027 वाली पढ़नी पड़ेगी। तो इसको देख लो एक बार, स्थल सिलेक्शन ले लो सब, जिससे पढ़ना ना पड़े। LFPR श्रम बल एवं भागीदारी, यानी कि लेबर फोर्स पर रेट, ठीक है। तो लेबर फोर्स कितनी है पर सेक्टर में, वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो जो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की प्रतिशत कितना है? 62.8% महिलाओं का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। अब इसमें देखेंगे
प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि खनन देखा था हमने। इसमें देखो लेबर कितनी है, लेबर फोर्स 54.60% सबसे ज़्यादा, बट इसका जीडीपी में योगदान कितना है, 14.39%। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तो विनिर्माण उद्योग। ठीक है। इसमें क्या है, लेबर फोर्स पर रेट कितनी है, 24.30%। इसकी जीडीपी में हिस्सेदारी 31.46%। बट जो तृतीय क्षेत्र है उसमें देखो लेबर फोर्स 21% है, बट ये जीडीपी में कितना योगदान करता है, 54.15%। समझे। ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम, कुछ थोड़ी अवधारणाएं हैं अभी, ये 2025 के एग्जामिनेशन में आई थी तो सर ने ऐड कर दी। देखो संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तो देखो संगठित क्षेत्र तो वो है जहाँ पे क्या है कि सरकार के पास पंजीकृत श्रम कानूनों का पालन करना और नौकरी और सुरक्षा प्रदान करना होता है। कैसे करता है, कैसे कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि श्रम कानूनों का पालन किया जाता है, नौकरी की सुरक्षा प्रदान करती करती है। इसमें क्या है कि लेबर, एक तरीके का लेबर लॉ टाइप का होता है। कैसे कि निश्चित काम के घंटे होते हैं, पेंशन वगैरह स्कीम होती है, सरकारी नौकरियां इसका सबसे अच्छा उदाहरण है संगठित क्षेत्र का। ठीक है। और कंपनियां जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रॉड लेवल की होती है ना वो। असंगठित क्षेत्र है, पंजीकृत नहीं होता है, कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी किसी को भी लगा लेते हैं, जैसे ब्लिंकिट वगैरह हो गए ना जितने भी। अनियमित मजदूरी होती है इसमें, कभी भी कितने भी रुपए दिए जा सकते हैं। ठीक है। कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, जैसे छोटे दुकान के सहायक होते हैं वो। ठीक है। भारत में 90% से अधिक क्या है, असंगठित क्षेत्र में काम करे सारे। और इनके लिए क्या बनाया गया है, ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था पंजीकृत करने के लिए। समझे कि। ठीक है। अब आगे वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र में डिफरेंस देखेंगे। तो देखो वास्तविक क्षेत्र क्या होता है, कच्चा माल है, कच्चा माल भूमि श्रम का उपयोग करके माल और सेवाओं को वास्तविक उत्पादन में शामिल होता है ना, उसको बोलते हैं वास्तविक क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र क्या होता है, म्यूचुअल फंड, शेयर और बैंकिंग सेवाओं को वित्तीय संपत्तियों से संबंधित होता है। क्या डिफरेंस हो गया भाई, वास्तविक क्षेत्र तो क्या है, हम जिसमें कच्चे माल वगैरह और इनका यूज़ कर रहे हैं ना वो, यानी कि हम एक प्रोडक्शन करेंगे कहाँ से, प्राइमरी से सेकेंडरी में। वित्तीय क्षेत्र क्या है, वित्तीय क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर और बैंकिंग सेवा हो गई, वित्तीय संपत्ति से संबंधित है। यानी कि इसमें क्या है कि फाइनेंस वो है, क्या है इसमें, फाइनेंस स्पिरिट्स है ना। ठीक समझे। अब व्यापार में सहायक एलिजरी सेवाएं। ठीक है। जो व्यापार में सहायक होती है, माल को उत्पादन से खपत खपत उत्पादन प्रोडक्शन हुआ उसके बाद कंजम्पशन तक ले जाने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या बोलते हैं, व्यापार में सहायक समर्थन सेवाएं। ये कच्चे माल जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गई, ये सब क्या है, एलिजरी सेवाएं। देखो परिवहन के थ्रू जैसे इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, परिवहन के थ्रू। अब वो चाहे कोई सा भी हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे रोडवेज हो, है ना, तो चाहे ये हमारे ट्रेन वेज हो। ठीक है। तो इनके थ्रू है ना, या फिर एयरवेज हो, तो सब वो सब किस में आते हैं, एलिजरी, किस में आते हैं, एलिजरी सेवाओं में, एलिजरी सर्विसेज, है ना। अब देखो वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, आइडियल इकोनॉमी एंड और, जो रियल इकोनॉमी। देखो रियल इकोनॉमी है जो वास्तविक डेटा होता है ना, रियल डेटा उस पर आधारित होती है, वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक प्रूव होती है, फैक्चुअल होती है। जैसे बेरोजगारी दर 20% है उसके लिए। आदर्शात्मक आइडियल क्या होती है, ये मूल्य निर्णयों क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट हर साल करती नहीं है क्या, हमारा नेक्स्ट ईयर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतने होने का निर्धारित किया गया है, जैसे कि भाई 7.56 के समथिंग किया गया है 2026। तो ये क्या है, ये है आदर्शात्मक, रियल। ये क्या है, आइडियल इकोनॉमी है, बट इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता है। जैसे अब हमने कर लिया कि भाई बेरोजगारी 5% होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन है, लीगली एंड रियली नॉट पॉसिबल। फिर आती है समानांतर अर्थव्यवस्था। तो क्या है कि अनधिकृत क्षेत्र के संचालन को संदर्भित करती है, जो अक्सर काले धन, अनदेखी आय या अवैध गतिविधियों जैसे तस्करी आय द्वारा प्रेरित होता है। इसे काली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि क्या है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसका करप्शन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। किसी ने घूस ले ली, रिश्वत ले ली, ब्राइब ले ली, तो ब्राइब लेने के बाद वो क्या करता है, उसको छिपा लेता है, तस्करी के द्वारा आ रही है। ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्लैक इकोनॉमी है। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब है ना तो उस पर टैक्स लगेगा, ना उसका कोई प्रोडक्शन होगा, ना उस पे कोई क्या आएगा, रे इंटरेस्ट वगैरह आएगा, वो छिपा दिया उसने। तो क्या कर रहा है, इकोनॉमी को कमी तो कर रहा है उसने, उल्टा इकोनॉमी में से क्या किया है उसने, जो
क्या कैपिटल था वो लेकर एक उसको शांत जगह रख दिया जो कोई काम नहीं आ रहा, समझे। तो ये क्या है कि जो जितनी भी नीतियाँ होती हैं ना उनका प्रभावी बना देता है, इसको नियंत्रित इसे नियंत्रित नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि क्या है, इस पर टैक्स तो लगता है नहीं, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझे। तो हो गई हमारी क्या, जो पैरेलल इकोनॉमी है वो। एंड आज के लिए इतना ही, चैप्टर ख़त्म हो चुका है हमारा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, समझे। तो अगर समझ में आया हो आपको अच्छे से और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए। और सीजीएल जो एसएससी हमारा सीजीएल है, जितनी भी एसएससी का एग्जामिनेशन है, रेलवे की जितनी भी एग्जामिनेशन है जिनमें आती है जीके और जीके आती है जिनमें, और बैंकिंग, उन सबका टारगेट है देखो। तो है ना, आपको इनसे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा नोट से। चाहे आप कितनी ही वीडियोस देख लो एक्सप्लेनेशन की, नोट्स एक बार जब तक ब्रेन में आपके इमेज नहीं छपेगी ना तब तक आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें, बार बार रिवाइज करें एंड लिखने की कोशिश ना करें कि मेरे को ये लिखना है, मेरे को नोट्स बनाने हैं, ये सब का टाइम नहीं है। सिर्फ इसको रिवाइज करें, इसको बार बार देखें जिससे ब्रेन में फिट हो। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, मैं भी करवाऊँगा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। एंड अगर देखो, अगर इस वीडियो में कोई भी आपको ऐसा लगा कि हाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मुझे सजेशन देना कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ठीक है। तो बाकी आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।